हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, सीजीएल मेंस की जो है वो डेट जारी कर दी गई है। और 18 19 जनवरी को जो है आपका एग्ज़ाम है। तो उसके इसी को ध्यान में रखते हुए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट किए कराए हैं। अगर आपको वे भी देखने हैं तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर। अब वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ से आप रेगुलर देख सकते हैं उनको। और ज़्यादा बड़ी क्लासेस भी नहीं है, 17 18 या 15 16 मिनट की वो क्लासेस है। और बेस्ट क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज इसी को आगे बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस नंबर 7 जो है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is likely to be the most prevalent from the weathering in cold climate? यानी कि ठंडी जलवायु में अपक्षय का कौन सा जो रूप है वो संभव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्चुअली फिजिकल ओरिजन, यानी कि भौतिक अपक्षय। हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ। भौतिक अपक्षय, तो जब कहीं किसी क्षेत्र विशेष की अगर जलवायु ठंडी है, वहाँ के जो मौसम में तापमान की कमी है, तो उसमें भौतिक अपक्षय के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, एक एक करके नोट करते चलेंगे। आपको वहां पर देखने को मिल सकता है तापमान परिवर्तन, ठीक है, फ्रिज पिघलना चक्र, गीला सूखा चक्र आपको देखने को मिल सकता है, लवणों का क्रिस्टलीकरण होना सकता है। और जो चट्टान है उनका यांत्रिक विघटन आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं, भौतिक अपक्षय के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि आषाढ़ी बीज और द डैश इज ए distinguished cultural festival where in the arrival of rain is celebrated। तो आषाढ़ी बीज एक्चुअली इसको बोलेंगे आषाढ़ी बीज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, ये बेसिकली मनाया जाता है कच्छी नेपियर के तौर पर, यानी कि एक समुदाय है एक्चुअली, जी समुदाय जो कि गुजरात में है स्थित। गुजरात की ये समुदाय है और बारिश के स्वागत के लिए, अराइवल ऑफ द रेन, सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, आषाढ़ी बीज। तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में। ठीक है, और स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन भी आप इसको मान सकते हैं और करंट से भी रिलेट करके इसको देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऐसा कौन सा संगठन है एक्चुअली जो कि समान कृषि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, तो वो है नाबार्ड एक्चुअली। नाबार्ड, NABARD। ठीक है, और नाबार्ड की मैं स्थापना की बात करूँ तो 12 जुलाई 1982 को उसकी स्थापना की गई थी। ठीक, और इसका जो मेन एम था एक्चुअली वो यही था कि समान कृषि की जाए और जो ग्रामीण विकास है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो यही था। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करें, फुल फॉर्म की अगर बात करी जाए कि फुल फॉर्म क्या होगी नाबार्ड की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, बैंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट policy are explained in part 4 of Indian Constitution. This system has been taken from the Constitution of which country? ठीक है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है एक्चुअली, ठीक है, डायरेक्टिव DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भारतीय संविधान में पार्ट 4 में इसको शामिल किया गया है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं एक्चुअली,
तो डीपीएसपी सभी को पता है कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो चुनने की पद्धति है, ठीक है, वो भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट है उनको यही पता होता है कि डीपीएसपी को ही लिया गया है बस, कहाँ से, आयरलैंड से। लेकिन उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि है वो भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ही ली गई है, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ledger technology that secure record transaction across multiple computers and is primarily used in cryptocurrency like bitcoins is known as। तो उसका नाम आपको बताना है टेक्नोलॉजी का एक्चुअली, कि केंद्रीकृत डिजिटल वही का तकनीक है जो कि किया जाता है वो है ब्लॉकचेन। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लॉकचेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। vacation vacation resignation and removal from the office of speaker and deputy speaker are addressed in which article of the constitution। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो स्पीकर होता है और उपाध्यक्ष होता है, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, अवकाश और त्याग पत्र देने का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में किया गया है। तो यहाँ पर एलिजिबल हम नहीं, आपको नहीं हो रहा होगा, लेकिन आर्टिकल 94 में एक्चुअली किया गया है कि जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष के पद से अवकाश और त्याग पत्र के हटाए जाने का उल्लेख किसे मिलता है, 94 में मिलता है, ठीक। लोकसभा के विषय में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लोकसभा। और इन सब के लिए अगर किसी को उठा रहे हैं तो 14 दिन की जो है वो वक्त दिया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे कि who among the following has appointed as a deputy governor of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मई 2025। यानी कि जो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है वो कौन है। तो उनका नाम है एक्चुअली डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पूनम गुप्ता, ठीक है। और आरबीआई के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, आप सभी को बताइए कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट कंट्रोल बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। शरीर का कौन सा अंग है जो कि तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित नहीं करता है। तो वो है एक्चुअली, सबसे पहले समझते हैं कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो क्या है, ठीक है, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है। तो ये एक न्यूरॉन्स का एक जटिल समूह एक्चुअली, और ऐच्छिक नियंत्रण के बिना आंतरिक समस्थान की मध्यस्थता करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई को कंट्रोल नहीं करता है कौन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आई को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। फिर ग्लैंड्स को भी करता है, हार्ट को भी करता है, और यूट्रस को तो करता ही है, लेकिन आई को नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे। Himalayas mountain act as the effective climate divided by protecting the subcontinent from cold northern winds। यानी कि जो हिमालयाज हैं और हमारे देश को ठंडी साइबेरियन जो हवाएं हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि हिंद महासागर में जो कि भारत के दक्षिण में है वहां पर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको भरने के लिए ठंडी जो साइबेरियन हवाएं है वो आती है, जिस वजह से जो भारत भारत उसके रास्ते में पड़ता है, भारत देश उसके रास्ते में पड़ता है, जिस वजह से ठंड का एहसास होता है। लेकिन हिमालय जो पर्वत है वो इससे हमारी रक्षा करता है, कोल्ड नॉर्थर्न वेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे। Question number 10. The element X in the modern periodic table has an electronic configuration 288. The element X is placed in the
यानी कि अगर किसी एक एलिमेंट दिया गया है, एक्स नाम नहीं बताया गया है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है, तो आपको बताना है कि जो डेटा है तो ये कौन से समूह में लाई करता है। तो देखो सबसे पहला देखिए कि इसका जो संयोजकता है वो 0 है, 8 है, यानी कि किसी भी तत्व से इसको रिएक्ट नहीं किया जा सकता और उसमें बॉन्ड नहीं बनाएगा। जिसका जो ऑक्टेट है वो रोल पूरा कर रहा है यहाँ पर। तो जिस वजह से 18वें जो ग्रुप है इसमें इसको लाई करना चाहिए। क्यों? तो ये एक बेसिकली अक्रिय गैस है, ठीक है। अक्रिय गैस जैसे कि नियोन है, ठीक है, नियोन, जीनन, इस तरीके की जो गैसें हैं, वो आर्गन, इस तरीके जो गैसें हैं वो सेक्सरिक इसमें आती है 18वें ग्रुप में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 280 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि जकोई एंड शोला आर द टू मेन डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म। और कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी और मणिपुरी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो मणिपुरी ऐसा डांस है जिसमें जोगाई और चोलम दोनों, ये दो मेन डिवीजन है किसी क्लासिक डांस फॉर्म के, मणिपुरी के। इससे संबंधित है एक्चुअली, इसको बताता है बेसिकली। ये भारत के जो 8 क्लासिक डांस है उसमें से एक भी माना जाता है मणिपुरी, ठीक। और अगर थोड़ा मैं गहराई की बात करूँ तो जो नृत्य है, ये जो नृत्य है मणिपुरी, ये वैष्णव धर्म की गहराई से बताता है, ठीक है। और राधा और कृष्ण की, नोट करेंगे, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को दर्शाता है, ठीक है। लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया awarded the Padam Vibhushan in 2025 belongs to which Indian state actually। तो व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं कि कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। तो ये संबंधित है एक्चुअली गुजरात, गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। और ये बेसिकली जो है रजनीकांत लाखिया, कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया, ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है, नृत्यांगना है बेसिकली। और इनको पद्म विभूषण दिया गया है 2025 में। करंट का भी क्वेश्चन है और स्टैटिक से जोड़ के आपको एग्जाम में पूछा जाएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन द डिपॉजिट। यानी कि सर इनके पूछा गया कि यदि लोग मुद्रा को हाथ में अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सिंपल सिंपल सा जो अर्थ है वो मल्टीप्लायर पर पड़ेगा, और जो मनी मल्टीप्लायर है वो डिक्रीज होगा क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा, ठीक है। और जो मनी मल्टीप्लायर है उसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर जो लोग हैं वो अपना पैसा अपने हाथ में रखते हैं, बैंक में जमा नहीं करते, ठीक है। उसका असर है क्या, जो मनी मल्टीप्लायर है वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे, which Indian supercomputer ranked 75 in the top 500 global supercomputing list at the International Supercomputer Conference, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया कि 75वां स्थान हासिल किया है भारत के किस सुपर कंप्यूटर ने, जो कि एक 500 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर थे उनकी कॉन्फ्रेंस में। तो उसका नाम है एरावत एक्चुअली, एरावत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये करंट का क्वेश्चन है एक्चुअली, और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे क्योंकि आपको जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, साइंस एंड टेक्नो, जिसकी जल्दी मैं क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, द फाउंडर ऑफ द Westward movement, Basava is known for the composing which from the literacy work in the Kannada। यानी वीर शैव आंदोलन के संस्थापक बसव जो कन्नड़ में किस प्रकार की साहित्यिक कृतियों की रचना के लिए जाने जाते थे, तो वो लिखते थे वचनास, ठीक है, राइट आंसर होगा वचनास।
क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट रन फॉर इंडिया इन आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2018 फाइनल। यानी कि आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? तो इसका सही आंसर है एक्चुअली ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। ठीक है। और रन की अगर बात करें, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी नोट कर सकते हैं, 87 रन जो बनाए थे 68 गेंद्स में। ठीक है। और फिर इस फाइनल की बात कर ही लेते हैं कि जो इंडिया, ये फाइनल हुआ था वो इंडिया वर्सेस, अब इसका जो ओपोनेंट है उसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करी जाए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में यहाँ पर कुछ कथन आपको दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज इट हेड्स, यानी कि राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद शामिल है। ठीक है। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है। फिर बात आती है दूसरे स्टेटमेंट की, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 years एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेस। यानी कि जो राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और 5 साल के लिए जनरली, लेकिन अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है जब तक वो पद धारण कर सकता है। तो स्टेटमेंट टू बी भी सही है और ए भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज कंसिडर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया, ब्रिटिश फॉर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अधिनियम ब्रिटिश भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करने वाले सबसे लंबे कानूनों में से एक माना जाता है। तो वो माना जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो अधिकतर चीजें हैं वो कहाँ से ली गई है, मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से उठाया गया है, यहाँ से। जो ये एक्ट था 1935 का, तो काफी ज्यादा चीजें यहाँ से ली गई हैं भारतीय संविधान में, तो इसको सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, it was a spite of river god, a tributary of Bhima, where is one man was found and buried in a large four-legged clay jar in courtyard, a five-roomed house in a center of settlement, and is most like description of। क्वेश्चन थोड़ा मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, थोड़ा वेट करेंगे। तो क्वेश्चन की जो हिंदी है आप इस तरीके से समझना प्रयास करेंगे कि यह भीम की एक सहायक नदी, गौड़ नदी, एक जगह थी जहाँ पर एक व्यक्ति को बस्ती के केंद्र है 5 कमरों वाले घर के आंगन में एक बड़े 4 पैर मिट्टी के घड़े दफन में पाया गया था। यह सबसे संभावित वर्णन है। यानी कि आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां पर बताना है कि यहाँ पर किस मोस्ट अप्रोप्रिएट जो जगह है इसके लिए वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईमान गांव। ठीक है। ईमान गांव कहाँ पर है? जो कि भीमा की सहायक नदी थी। ठीक है। गौड़ नदी का एक स्थल है ईमान गांव, जो कि भीमा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर शायद टाइप नहीं हुआ है तो इसे रहने देते हैं। तो आई होप you enjoy this video and thank you for watching. Thank you very much. Thank you.